हमारी ये क्लास टीचर। लेट्स बिगिन जी। जितने बच्चे आ गए लेट्स ना। बेटा, एक बात याद रखें कि आपका जो इंग्लिश का और मैथ्स का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा है। हमने एज सच एक सेशन भी स्टार्ट किया था एमपीटी के हवाले से 1 नवंबर को। तो उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, जो कि मैं तकरीबन कोई 1 वीक तक काफी मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं क्लास नहीं कंडक्ट कर पाया। तो जो हमारे साथ बच्चे जिन्होंने अपनी अपनी फीस सबमिट करवाई थी, हमने उनको रिफंड की उनकी फी। तो इसलिए अगर वो शुरू से हम लेके चलते तो डेफिनेटली उसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जानी थी। लेकिन चूंकि अच्छा, तो चूंकि बच्चों हम यहाँ पे जो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेटली वो इंग्लिश के हवाले से भी देखेंगे और मैथ्स के हवाले से भी देखेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इंग्लिश के हवाले से होगी, और कल की जो हमारी क्लास होगी जो वो मैथ्स के हवाले से होगी। ठीक है। अच्छा, अब बेटा जी, जिस तरह मैं आपको प्रीवियसली बता रहा था कि हमने जो एक सेशन भी लॉन्च किया था वो 15 डेज का वो था ओवरऑल, जिसमें डेली क्लास होनी थी। लेकिन वो इसी वजह से नहीं हम उसको कंटिन्यू कर सके क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो फिर आपको पता है बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो हमने फी रिफंड कर दी थी ताकि वो कहीं और से पढ़ लें और अपना जो एमपीटी की प्रिपरेशन करें। तो ये आपके लिए रखी गई है क्लास इसलिए कि हम कुछ जो एक ट्रेंड चेंज हो रहा है एमपीटी का इंग्लिश के हवाले से, और फिर इसमें किस तरह से कि पहले आपको बहुत सिंपल सिंपल से सेंटेंस आते थे, लेकिन अब इस तरह से नहीं हो रहा। अब सिंपल सेंटेंस नहीं आता जी। अब आपको एक बहुत ही घुमा के सेंटेंस दिया जाता है, और उस किसी में एक एरर होता है, किसी में 2 एरर होते हैं, और किसी में 3 एरर होते हैं। जी बेटा, अब मेरी तबीयत बेहतर है पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत बेहतर है। ठीक है। अच्छा, तो किसी में एक एरर होता है, किसी पहले पहले एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस आ जाता था जी। ठीक है, 5-6 वर्ड्स का एक सेंटेंस दे देते थे जो कि आपके लिए इजी होता था। ओके बेटा, बेटा लेक्चर पे फोकस करें। जो कि आपके लिए बहुत इजी होता था। मैं इस चीज पे जाने से पहले ना मैं एक प्रेजेंटेशन जरूर दूंगा आपको। देखिए, आप सभी लोग डॉन को पढ़ते होंगे, डॉन के एडिटोरियल्स भी पढ़ते होंगे, डॉन के आर्टिकल्स भी पढ़ते होंगे। देखिए जरा, अब जो एमपीटी है ना इंग्लिश के हवाले से, वो किस तरह का एमपीटी आ रहा है। लुक एट दिस। क्योंकि देखिए, सबसे पहला काम ही ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको जो क्वेश्चंस है उसकी टाइप या उसकी कहानी किस तरह की आ रही है। आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा जैसा बीए बीए वाले बच्चों के लिए करेक्शन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा आपको। और स्पेशली जो लास्ट आपका 2024 का हुआ है, जो कि हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे, जो 2024 का हुआ है उसमें उस तरह का क्वेश्चन नहीं आया आपको। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये एक एडिटोरियल है स्टीव प्राइस के नाम से। मैं जस्ट एक एक पैराग्राफ आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा। और ये बताने का मकसद भी यही है कि बेसिकली जब भी आपने करेक्शन करनी होती है ना, ठीक है, इवन दो जब आपने प्रेसी भी करनी है, तो सबसे पहली स्किल पता क्या होती है? ग्रामेटिकल स्किल। और उस ग्रामेटिकल स्किल को यूज करते हुए आपने रीडिंग करनी होती है। ठीक है, उस ग्रामेटिकल स्किल को यूज करते हुए आपने क्या करनी है? आपने रीडिंग करनी है जी। अब जरा यहां पे देखें सभी बच्चे जी। मैं इसके बाद हम डायरेक्टली अपने जो क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन उसके ऊपर जाएंगे, फिर उनकी हम कुछ एक पूरा का पूरा ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से जो ट्रेंड चेंज हुए हैं जी। ठीक है। अच्छा, तरह देखिएगा जी। सबसे पहले देखें कि ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बिल्कुल ये हिंदू कश से लेके यहां तक। ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है जिसको आप सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन इसमें नाउन फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। उसके बाद फिर से ये एक कंप्लेक्स सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, न्यू स्टडी से लेके और यहां तक स्टेबिलिटी तक। बेटा इसमें भी देखें, इसमें 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस का इस्तेमाल हुआ है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल हुआ है, और फिर इसमें फ्रेजेस का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब पहले जो आपको सेंटेंस आता था ना वो बिल्कुल इस तरह का आता था, ये जैसे ऊपर दिया हुआ है ना, ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस। इसमें कोई ना कोई एक आधा एरर होता था, वो आपसे कहते थे कि भाई ये एरर फाइंड कर दो, या इस तरह की 3-4 आपको सेंटेंस दे दिए जाते थे, और आपसे कहा जाता था कि इनमें से कोई एक चूज कर लें जो कि आपको करेक्ट लगता है ग्रामेटिकली। अच्छा, ये 5 वर्ड्स या 6 वर्ड्स का जो सेंटेंस होता था, आपको पढ़ने में भी आसानी होती थी, समझ भी जल्दी आ जाता था। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हुआ है जी। 2024 से ट्रेंड चेंज हुआ है। 2024 से इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ रहा। 2024 से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर कोई सिंपल सेंटेंस भी दिया होता है ना, तो उस सिंपल सेंटेंस में भी उन्होंने अच्छा जी, अगर कोई सिंपल सेंटेंस भी दिया होता है तो सिंपल सेंटेंस में भी उन्होंने 3-4 फ्रेजेस का इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, जिसमें कोई एडवर्बियल फ्रेज भी इस्तेमाल कर दी जाती है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी इस्तेमाल कर दी जाती है, इसके साथ साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने कभी भी जिंदगी में फ्रेजेस नहीं पढ़ी होती, आपने कभी जिंदगी में क्लॉजेस नहीं पढ़ी होती, तो आपने तो वही जो एक पुराने ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी की होती है कि वो जो 4-5 वर्ड्स का सेंटेंस आया उसको आप सॉर्ट सॉर्ट करना जानते होते हैं। ठीक है। लेकिन
जो आपका प्रीवियसली जो आपका एग्जाम हुआ एमपीटी का, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक और मिसाल लीजिए, ये एक ना आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, बस बस आपने मुझे इतना बताना है कि ये कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल है, कौन सा सेंटेंस है जी। एनीवन, कोई भी बच्चा कोशिश करे, ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, कौन बताएगा, कोई भी जी। देखिए, जब भी आपने सेंटेंस सॉल्व करना है, अगर इसी तरह का सेंटेंस आ जाता है तो सबसे पहली चीज तो ग्रामेटिकल स्किल है ना। क्योंकि आपने ग्रामेटिकली उसको करेक्ट करना है, तो ग्रामेटिकली आपको पता होगा तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे ना। कॉम्प्लेक्स है जी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, अब इसका ना बड़ा खूबसूरत सा उसने एक एक्सप्रेशन बनाया हुआ है, ये देखिए, वाइल रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। इसका जो वर्ब है ना वो ये वाला नहीं है, ये जो आगे दिया हुआ है इसका वर्ब जो है ये वाला है, इज क्रूशियल। फिर यहां पे भी एक डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल किया हुआ है, और यहां लास्ट पे आके एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल कर दी, यानी कि इसमें दो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और एक जनाब इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि आपको पता है कि ये कंप्लेक्स सेंटेंस बन गया। अगर एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाती तो ये कंप्लेक्स कंपाउंड हो जाना था। तो यानी कि ये बताने का मकसद ही ये था कि अब जो आपको सेंटेंस आ रही है करेक्शन के लिए, वो बेटा इस तरह के आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज ही ये है कि आपको ग्रामेटिकल स्किल्स का होना आपके पास बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं, मैंने आपके लिए जो प्रीवियसली हमारा 2024 का जो पेपर है उसमें जो सेंटेंस आए हुए हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं यहाँ पे जी। स्क्रीन नजर आ रही है आपको, स्क्रीन नजर आ रही है जी, ओके। जरा देखिए जी, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। देखिए बेटा, इसमें आपको पता है कि आपका पैसेज भी आता है इसमें, ठीक है। इसमें आपको पता है कि आपका जो एक आपको वो करेक्ट एक आपको वर्ड फाइंड करना होता है जो कि आपके सेंटेंस में सुटेबल हो रहा होता है, ठीक है। वो वर्ब भी हो सकता है, वो कोई भी वर्ड हो सकता है, वो भी एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो वो भी एक तरह की आपकी वो कैब के रिलेटेड है, लेकिन उसमें भी सबसे पहली स्किल यही है कि आपको जब एक्सप्रेशन समझ आएगा तभी आप ढूंढेंगे ना कोई ऐसा वर्ड। अच्छा, इसके अलावा फिर आपको सिनोनिम्स वगैरह आ जाते हैं, डेफिनेटली वो सारी की सारी वोकैब के रिलेटेड है। लेकिन हमने यहाँ पे वो रूल्स, वो करेक्शन जो कि पूछे जाते हैं उसको हमने देखना है, ठीक है। अच्छा, और एंड पे जाके हम उसके ऊपर, बेटा माइक माइक किसका ऑन है, माइक बंद करो अपना प्लीज। अच्छा, देखिए जी, अब यहाँ पे आपके सामने चार हैं और ये पिछले 2024 का है, मैं बता दूं ये तो 2024 का है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो वो तो छोटे छोटे सेंटेंस दिए हुए हैं। यार ये किसका माइक ऑन है, कौन है, ये ना माइक बंद करो। अच्छा देखिए जी बच्चों, ये कोई कोई बच्चा बताए जी, हमने इसको वन बाय वन देखना है कि यार ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। आपको कौन सा सही लगता है इसमें? ओके, मैंने कर दिया म्यूट बेटा। अच्छा, देखिए बेटा, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप इस सेंटेंस को पहले पढ़ लें अच्छी तरह से। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं जी। पहला सेंटेंस है कौन सा, सिंपल है, कंपाउंड है, ये कौन सा सेंटेंस है जी, ये वाला पहला सेंटेंस कौन सा है? पहला सेंटेंस कौन सा है जी, जल्दी से। सिंपल है, कंपाउंड है, कौन सा सेंटेंस है पहला सेंटेंस? फातिमा ने कहा कंप्लेक्स सेंटेंस है। एनी वन ऑफ यू जी, कोई और बच्चा बताएगा? समर, आपने पिछला तुक्का कैसे लगा लिया था, कंपाउंड? अच्छा, कोई और बच्चा बताए जी, एनीवन? सुरेश, यार आप तो मेरे से मेरे पास पढ़े हो ग्रामर, तो काइंडली आप ना गलत बताना, जल्दी से बताओ, पहला सेंटेंस कौन सा है? जल्दी से यार, क्या कर रहे हो? फर्स्ट थिंग ये है कि आपको सेंटेंस की रिकॉग्निशन होनी चाहिए। सुरेश, शहरियार, शहरियार, यार किसी को भी नहीं जी पता। सर, मैंने अभी देखा है, मुझे 2 मिनट देते हैं। बेटा 2 मिनट नहीं है ना, और भी है दो इसमें। मिनट से मुराद के मैंने अभी मोबाइल देखा है, मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, जस्ट पेपर, ये ए वाला, ए वाला, ये जो ए वाला है ये बस पढ़ लें एक दफा, बस ये बता दें कौन सा है। बेटा ये देखिएगा जिन बच्चों को नहीं पता, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है ना, दिस वन, ये आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एमिडस्ट आपकी प्रेपोजिशन है, उसके बाद कैकोफोनी ऑफ द बस्टलिंग मेट्रोपोलिस, ठीक है। अच्छा, और एमिडस्ट ये आपकी क्या है, सिंपल प्रेपोजिशनल फ्रेज है, याद रखिएगा। इसके बाद
आगे देखिए, देयर एग्जिस्ट एन ओएसिस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यहां तक ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यहां से आके ये क्या आ गई? डिपेंडेंट क्लॉज। जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स कहा था उनका ठीक है, और जिन्होंने कहा था कंपाउंड है, जिन्होंने कहा था कि ये सिंपल है, उनका गलत है जी। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा जी, अब हमें देखना है कि इनमें से, इसमें ना बहुत माइनर माइनर सी गलती है। ये चार आपके सामने गिवन है, देखिए आप जरा। सबसे पहले तो भाई हम गलती को देखेंगे कि इसमें क्या गलती है। ठीक है। और अब बेटा ये चीज लास्ट में देखनी है इसमें, कि देखिए फ्रेज में अगर कोई मिस्टेक हो सकती है ना, फ्रेज में जो आपके सामने फ्रेज गिवन है, आपको पता है फ्रेज जो होती है वो सेंटेंस की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, सीधी सी बात है। ठीक है। और फ्रेज में जो मिस्टेक हो सकती है वो डेफिनेटली कोई ना कोई उसमें जो आपका एडजेक्टिव है वो आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, पहली बात ये है। ठीक है। या फिर उसमें अगर कोई नाउन गिवन है उस फ्रेज में, यानी कि जिस तरह एंड पे जाके मेट्रोपोलिस वगैरह है, तो हो सकता है कि वो वहां पे प्लूरल ना यूज होता हो, सिंगुलर यूज होता हो। ये मिस्टेक्स देखिए सबसे पहले, क्योंकि आपने यहां पे सिर्फ ये वाली ऐसे मिस्टेक्स नहीं फाइंड करनी। मैंने क्यों पीछे आपको वो दिखाया, उसका दिखाने का मकसद ही ये था क्योंकि अब आपने कॉन्टेक्स्ट भी साथ में देखना होता है, ताकि आपका सेंटेंस लॉजिकल बने। ओके, आपने जस्ट ग्रामर के साथ नहीं चलना, आपने देखना है कि यार ये आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही काम कर रहा है, यानी कि ये जो यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज हुआ है, या यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है, या यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है, तो भाई क्या ये आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही चल रहा है? अगर नहीं, तो फिर डेफिनेटली आप उसको गलत कहेंगे। तो दोनों चीजें देखनी है, ग्रामेटिकली भी देखनी है और कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है। और यही तो स्ट्रक्चरल सेंटेंस की जो एक आप कहते हैं एक इसकी डिफिकल्टी होती है, एक कंप्लेक्सिटी होती है स्ट्रक्चरल सेंटेंस की। ठीक है। अगर मैं इसको उर्दू में तर्जमा करता हूँ ना, बहुत सादा सा, इसका मतलब ये है कि यार जो कैकोफोनी होती है ना, वो बिल्कुल एक ऐसी आवाज होती है जो आपको इरिटेट करती है यार। ठीक है। कैकोफोनी, तो इसलिए वो कहता है कि हलचल मचाने वाली मेट्रोपोलिस के कैकोफोनी के दरमियान सुकून का एक नखलिस्तान मौजूद है, जहां थकी हुई रूहों को मोहलत मिलती है। ठीक है, ये बेसिकली इसका मतलब है। ओके, तो जस्ट सबसे पहला जो सेंटेंस है जी, हम वन बाय वन इसको देखेंगे, और वन बाय वन ही हम इसको करेंगे कि भाई ये सही है ये गलत है, वन बाय वन इन चीजों को देखेंगे। ठीक है। ओके, तो सबसे पहला देखिए जी, सबसे पहले वाला मैंने आपको उर्दू भी बता दी, मैंने जो डिफिकल्ट वर्ड था उसका भी मीनिंग आपको बता दिया है। होपफुली अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। ठीक है। पहला काम यही है, जब भी कल भी नेक्स्ट भी जब आपने अपना इस तरह का सेंटेंस को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। इसमें कोई फ्रेज इस्तेमाल हुई है तो कौन सी फ्रेज इस्तेमाल हुई है, अगर इसमें आपकी कोई क्लॉज इस्तेमाल हुई है तो कौन सी क्लॉज इस्तेमाल हुई है, मैं आगे जाके ये भी आपको बताऊंगा। बेटा ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूं कि अब जो आप पहले वो ढूंढते थे ना कि यार वो जैसे 2022 में जब ये स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने आपको सिर्फ आर्टिकल्स की मिस्टेक दे दी थी। अब इस तरह का मसला ही नहीं है यहाँ पे, वो ट्रेडिशनल चीजें उन्होंने पीछे छोड़ दी हैं। अब वो कहते हैं कि चूंकि आपने एडवांस राइटिंग करनी है रिटर्न में जाके, तो आपको जो यहाँ पे एमसीक्यूज दिए जाते हैं या क्वेश्चन के लिए सेंटेंस दिए जाते हैं, वो भी एडवांस सेंटेंस दिए जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, नो इशू जी। और मैंने रिकॉर्डिंग भी इसीलिए लगाई है कि चलिए कोई किसी बच्चे को अगर कोई मसला हो जाता है, तो हम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, हम हमेशा उनको प्रेफर करते हैं कि यार चलो, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई किसी बात की, आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन ये है कि आप यहां से सीख के जाएं कि यार जो भी एक भी रूल चाहे आप सीख के जाएं, लेकिन सीख के लाजमी जाए, आपको पता हो कि यार ये रूल इस तरह से यहाँ पे यूज हुआ है। ओके। अच्छा, देखिए आप जरा दरअसल ना मेरा थोड़ा लैपटॉप स्लो काम कर रहा है। जो इसमें करेक्ट सेंटेंस है ना बेटा, वो है ए वाला। ठीक है। कौन सा करेक्ट सेंटेंस है जी? ए वाला आपका करेक्ट सेंटेंस है। अब उसकी रीजन क्या है, देखिए सबसे पहले है एमिड्स। ये है एक आपकी प्रेपोजिशन है, और इसका जो इस्तेमाल होता है ना, ये एमिड्स प्रेपोजिशन का, ये बिल्कुल ड्यूरिंग के ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ड्यूरिंग के ऑपोजिट होता है। ओके, अगर आप फर्दर देखते हैं तो कैकोफोनी यूज हुआ है, जो कि एक सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है,
और कैकोफनी के साथ साथ जो मेट्रोपोलिस है डेफिनेटली वो भी सिंगुलर ही यूज होगी, मेट्रोपोलिसिस नहीं यूज होगा यहाँ पे, ये बात भी याद रखनी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एमिड्स द कैकोफोनी ऑफ द बस्टलिंग मेट्रोपोलिस, ये बिल्कुल करेक्ट फ्रेज इस्तेमाल हुई है। ओके, यहां पे कैकोफोनीस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कैकोफोनीस होगा तो वो बिल्कुल ही आपके जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसके अगेंस्ट बात चली जाएगी, यानी कि वो सेंस ही नहीं बनेगी आपके। ठीक है, इसी तरह से मेट्रोपोलिसिस भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिंगुलर ही रहना है जी, वो भी यहां पे सेंस नहीं देगा अगर मेट्रोपोलिसिस भी लिखा जाएगा। तो एमिड्स द कैकोफोनी ऑफ द बस्टलिंग मेट्रोपोलिस, तो इसमें कैकोफोनी भी सिंगुलर है, मेट्रोपोलिस भी सिंगुलर है, और जिसमें कैकोफोनी और मेट्रोपोलिस सिंगुलर है वो वाली फ्रेज आपकी ठीक है। ठीक है, पहली मिस्टेक तो आपने फ्रेज में फाइंड की। आप देखेंगे कि आगे जाके कहीं पे कैकोफोनीस लिखा हुआ है, कहीं पे मेट्रोपोलिसिस लिखा हुआ है, तो यहां भी आपको पता चल गया कि यार इसको निकाल के बाई मारो। अच्छा, उसके बाद देखें, देयर एग्जिस्ट एन ओएसिस ऑफ द ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, अब देयर एग्जिस्ट एन ओएसिस ऑफ द ट्रैंक्विलिटी वेयर द वेरी सोल्स फाइंड रिस्पाइट। अब आप देखेंगे कि कहीं पे उन्होंने ना सोल्स के बाद फाइंड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि वहां पे एस या ईएस का इजाफा किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका ठीक है। अगर ये आप नेक्स्ट वाले देखेंगे तो नेक्स्ट वाले में आपको मिस्टेक मिलेगी, ये देखिए यहाँ पे कैकोफोनिस का इस्तेमाल किया हुआ, ये गलत है, कैकोफोनिस का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाले में जो कैकोफोनी का इस्तेमाल किया गया है ये ठीक नहीं है अगेन, क्योंकि यहां पे आपका जो कैकोफोनी है इट शुड बी सिंगुलर, ताकि टू मैच योर कॉन्टेक्स्ट, आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच करे। ओके, उसके बाद जब आप आगे जाएंगे सी वाले में तो वहां पे ट्रैंक्विलिटी, जी देख पा रहे हैं ट्रैंक्विलिटी को, क्या वहां पे सिंगुलर यूज हुआ है ट्रैंक्विलिटी का? जी बेटा, नो सर। सिंगुलर नहीं है ना, तो सिंगुलर होना चाहिए आपका ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, और फिर ही वो आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच करेगा, अदरवाइज वो आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच नहीं करेगा। तो चूंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस या फिर रेस्टफुलनेस, ये बेसिकली एक नाउन के तौर पे यूज होता है। तो अब आप ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि ट्रैंक्विलिटी यानी कि कोई पीसीस की, आप पीस को कभी पीसीस लिखा हो देखा है? पीस को कभी पीसीस लिखा हो देखा है किसी भी बच्चे ने जी? तो फिर यहाँ पे मिस्टेक क्या है, ट्रैंक्विलिटीज नहीं लिखा जाएगा जी, ट्रैंक्विलिटी ही आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जी नेक्स्ट वाले में डी वाले में अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक बड़ी मिस्टेक है फाइंड की, क्योंकि वहां फाइंड के साथ एस लगा हुआ है ना जी, बच्चों देखें, फाइंड के साथ एस लगा हुआ है। एमिड्स द कैकोफोनी ऑफ द बस्टलिंग, एमिड्स द कैकोफोनी ऑफ द बस्टलिंग मेट्रोपोलिसिस, और ये भी मिस्टेक है, मेट्रोपोलिसिस नहीं आएगा, ओनली मेट्रोपोलिस आएगा, बिकॉज इट मैच योर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये आपके कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच करता है। और वैसे भी जो ये ट्रैंक्विलिटी हो गया, ठीक है, पीस, तो अब पीसीस की आप क्या, पीस की क्या जमा बनाएंगे, अमन की क्या जमा बनाएंगे, कोई बनती है मुझे को बताएगा? ठीक है, तो थोड़ा सा आपने अपने कॉन्टेक्स्ट, यही मैं वो बात कर रहा हूं कि भाई आपने सिर्फ ग्रामेटिकल एरर्स नहीं देखने, आपने जो सेंटेंस का गिवन कॉन्टेक्स्ट है उसको भी देखना है। ओके, फर्स्ट वाली बात क्लियर हुई है जी? फर्स्ट वाली बात जी क्लियर हुई सर। है? जी अच्छा, सर। ओके, तो ग्रेट जी, मैं दोबारा से इसको एक ओवरव्यू दूंगा जल्दी से, फिर उसके बाद हम थोड़ा स्पीडली चलेंगे। सिंपल सी बात है जी, सबसे पहले सेंटेंस को देखिए कि आपको सेंटेंस कौन सा दिया गया है करेक्ट करने के लिए, पहला काम ही आपका ये है। सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कौन सा है? जो आपको एक सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस मिल जाता था 6 वर्ड्स का, जिसमें कोई फ्रेज कोई क्लॉज नहीं यूज होती थी। ठीक है, अब उस तरह के आपके सेंटेंस नहीं आ रहे हैं। अब अगर कोई सिंपल सेंटेंस होता भी है ना तो उसके साथ भी कोई ना कोई फ्रेज का इस्तेमाल लाजमी हुआ होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो एरर्स थे उसको हमने फाइंड किया, और फिर हमने ये भी देखा कि हमने अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी जाना है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रही होगी कि भाई आपकी इसमें ग्रामेटिकल स्किल्स और रीडिंग स्किल्स, ये दोनों की दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली जब जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है उसकी वोकैब भी अच्छी होती है। अब जरा आगे आ जाइए सेकंड पे, सेकंड वाला देखिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ डाइवर्स ओपिनियन। सबसे पहले अब आपने खुद इसके ऊपर ना अपनी स्किल को अप्लाई करना है जो आपने अभी सीखा है। सबसे पहले ये देखिए सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है जी ये वाला, सेंटेंस कौन सा है?
बेटा बोल भी सेंटेंस कौन सा है? अच्छा जी, सिंपल सेंटेंस है। ओके, फहद कह रहा है सिंपल सेंटेंस है जी। ओके जी, हम ज्यादा इस पे टाइम नहीं लेते, ये सिंपल सेंटेंस है जी। ओके, अच्छा, अब इसमें आपने जस्ट ये देखना है कि कौन से वाला ठीक, ग्रामेटिकली ठीक है और आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी ठीक बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हम फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। कमेटी जो है ना, कमेटी बेसिकली कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन आपको पता है दो तरह का होता है, कि जब जहां पे डिवीजन होगी वहां पे कलेक्टिव नाउन के साथ जो यानी कि उसका जो एग्रीमेंट बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनता है, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो प्लूरल आता है। लेकिन जहां पे यूनिटी होती है वहां पे वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आता है, वो सिंगुलर आता है। अब यहाँ पे बेसिकली कमेटी में यूनिटी है, तो ये जो हैव यूज हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया, फोर्थ वाले को निकाल दे। ओके, उसके बाद आ जाएंगे सी वाला। सी वाले में देखिए, बेसिकली ये जो ओवरऑल सारी की सारी है ना, इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ, ये पूरी की पूरी फ्रेज इस्तेमाल होनी, इरिस्पेक्टिव ऑफ के बगैर नहीं इस्तेमाल होगा, तो इसमें इरिस्पेक्टिव के साथ ऑफ ही नहीं है। ठीक है, बाकी उसके बाद द कमेटी हैज कन्वीन, तो यहां पे उन्होंने ठीक कर दिया, यहां पे हैज यूज कर दिया, लेकिन यहां पे इरिस्पेक्टिव के साथ ऑफ नहीं लगाया, तो ये मिस्टेक आ गई, ग्रामेटिकल एरर आ गया। अच्छा, आगे जाके देखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ यूज कर दिया, ठीक है, लेकिन यहां पे एक कॉन्टेक्स्ट की मिस्टेक की है जी। कोई बच्चा जो बी वाले में कॉन्टेक्स्ट की मिस्टेक पकड़ सके, थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचना है सर कोई। एक ओपिनियन डाइवर्स नहीं होता। देखिए, हाँ वेरी गुड, ये बच्चे ने अच्छा पकड़ा, कि जब किसी एक बंदे की ओपिनियन होती है ना, तो बेटा वो डाइवर्स ओपिनियन तो नहीं होती ना। कोई एक बंदा सोच रहा है तो वो डाइवर्स ओपिनियन नहीं है। ठीक है, और जो एक से ज्यादा ओपिनियंस होती हैं वो बेसिकली डाइवर्स ओपिनियंस होती है। सिंपल सी बात, लॉजिकल बात ये है कि ओपिनियंस आपकी डाइवर्स होती है, एक ओपिनियन डाइवर्स नहीं होती, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो इसका मतलब बी वाला भी क्या, तो करेक्ट कौन सा हुआ, करेक्ट कौन सा हुआ जी, ए वाला। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, देखिए इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ बिल्कुल सही यूज हुआ। ओपिनियंस, डाइवर्स ओपिनियंस, ये भी सही यूज हुआ, यानी कि डाइवर्स के बाद प्लूरल यूज होना था जी, सिंपल सी बात है। अच्छा, और एंड पे जाके अगर आप देखेंगे, द कमेटी हैज कन्वीन्ड टू डिस्कस द प्रेसिंग इश्यूज, तो यहां पे कमेटी के बाद भी सिंगुलर यूज हुआ, दैट्स ग्रेट। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। ये बेसिकली आपका थर्ड आ गया जी। सबसे पहले वही अप्लाई करें, सेंटेंस कौन सा है, डिस्पाइट हर exhaustion, the dedicated scientist continued to meticulously analyze the intricate data sets. ये भी सिंपल है। सिंपल है जी, लेकिन यहां पे ये बात याद रखिएगा कि पीछे भी एक फ्रेज यूज हुई थी और यहां पे भी एक फ्रेज यूज हो रही है। ठीक है, और दोनों ही कौन सी फ्रेज यूज हुई, पीछे जो फ्रेज यूज हुई थी वो भी प्रेपोजिशनल फ्रेज थी, और यहां पे भी जो फ्रेज यूज हुई वो भी प्रेपोजिशनल फ्रेज थी, जबकि जो हमने पहले वाला किया था ना, वहां पे फ्रेज के साथ साथ क्लॉज भी यूज हुई थी। वो वेयर वाली जो क्लॉज थी ना, बेसिकली वो वेयर वाली क्लॉज थी आपकी डिफाइनिंग क्लॉज, और डिफाइनिंग कौन सी होती है, एडजेक्टिवल। ठीक है, जिसको आप इजेंशनल क्लॉज भी बोलते हैं, तो वो एडजेक्टिवल क्लॉज होती है, जो कि ट्रैंक्विलिटी को क्या कर रही थी, ट्रैंक्विलिटी को वो क्वालिफाई कर रही थी। ट्रैंक्विलिटी नाउन है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ पे भी जी आपके पास चार ऑप्शन है, और लेट्स सी कि कौन सा ठीक है। बेटा डिस्पाइट, हम पहले डी से शुरू करते हैं। देखिए, डिस्पाइट हर एग्जॉस्शन, the dedicated scientist continued to meticulously analyze the intricacies of intricacies data sets. अब यहां पे मसला पता क्या है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है ना बेटा, वो होना चाहिए सिंगुलर। अब क्यों सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि पीछे क्या यूज हुआ, हर, हर शी के लिए यूज हुआ ना, और सिंगुलर के लिए यूज हुआ हर। ठीक है, तो इसलिए यहां पे साइंटिस्ट नहीं आएगा, यहां पे डेडिकेटेड साइंटिस्ट आएगा। ठीक है, ये सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, सिंपल सी बात। अच्छा, उसके बाद यहां पे एक और मिस्टेक है, जो इंट्राकेसिस है ना, वो भी यहां पे बेटा सिंपल सी बात है कि वो एडजेक्टिव होना चाहिए, और वो एडजेक्टिव कैसे बनेगा, इंट्रिकेट जब यूज होगा तब वो एडजेक्टिव बनेगा। ओके, और दूसरे नंबर पे यहां पे यूज किया गया है डेटा सेट। ठीक है, और डेटा सेट जो है वो आपके कॉन्टेक्स्ट में तब फिट होता है जब आप इसको बोलेंगे डेटा सेट्स। ओके, तो यहां पे ये सिंगुलर नहीं आएगा, यहां पे ये क्या, सॉरी, यहां पे ये सिंगुलर नहीं आएगा, यहां पे ये प्लूरल आएगा। तो इसलिए फोर्थ वाला तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इसी तरह से देखिए, सी वाले में ऐसी कोई मिस्टेक है,
डिस्पाइट एग्जीक्यूशन द डेडिकेटेड साइंटिस्ट कंटिन्यू टू मेटिकुलसली एनालाइज द इंटरकेसेस। देखिए इंटरकेसेस आ गया, गलत है। अच्छा, उसके बाद बी वाले में ऐसी कोई मिस्टेक है, डिस्पाइट एग्जॉशन द डेडिकेटेड साइंटिस्ट कंटिन्यू टू मेटिकुलसली एनालाइज द इंट्रिकेट डाटा सेट। डाटा सेट आया, यहां पे आपका सेट्स होना चाहिए, ठीक है। साइंटिस्ट की भी है। हाँ जी, वो भी मिस्टेक है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में आपको ऐसी कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। हर जो है प्रोनाउन पीछे यूज हुआ तो आगे बताया गया कि भाई हर हमने इसके लिए यूज किया है। ओके, टू मेटिकुलसली एनालाइसिस द इंट्रिकेट डाटा सेट्स, ठीक है। ओके, तो ये आपका जो नेक्स्ट करेक्ट वाला है वो है जी ए यहाँ पे। और मैंने आपको इसमें मिस्टेक्स भी बताई हैं कि बेसिकली यहाँ मिस्टेक होती है। अच्छा बच्चों, आपकी जो फ्री मीटिंग है ना ये एंड होने वाली है, आपने इसी जो आपके पास लिंक है ना, इसी लिंक को दोबारा से ज्वाइन करना है। अगर किसी का लिंक वर्क नहीं कर रहा होगा तो ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है, आपने इनसे न्यू लिंक ले लेना है, ठीक है। तो हम दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, और वो स्टार्ट में डेफिनेटली हम थोड़ा स्पीडली चलेंगे ताकि हम चीजों को ज्यादा कवर कर सके जी। ओके, अच्छा फोर्थ वाला देखिए जी, फोर्थ वाला देखिए। पहला काम वही कि भाई देखिए आपका सिलेबस जा रहा है, आप खुद से इसको इवेलुएट कर सकते हैं। अब 2022 का पास पेपर उठा के देखें, ठीक है। मैंने अब आज जब आपके लिए लेक्चर तैयार किया तो मैंने वो 2022 का पेपर भी देखा, 2023 का भी देखा और 24 का भी देखा। तो 22 वाले में तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सादा सादा से। वो 4-5 वर्ड्स का एक क्वेश्चन दे दिया उनका जी ने, जो कोई ठीक है वो फाइंड कर दीजिए। कोई कहीं पे वो कोई एरर था, एक सिंपल सा कोई आर्टिकल का एरर था, कहीं पे कोई वर्ब सब्जेक्ट का एरर था, कहीं पे एज वेल एज का जो एरर होता है, ठीक है, उस तरह कोई एरर दिया हुआ था। अदरवाइज बस इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन थे। लेकिन 2024 में आके टोटली ट्रेंड चेंज हो गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में, यानी कि एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एरर्स हैं, और वो भी उस तरह के जो पीछे एक ट्रेडिशनल एरर्स थे वैसा एरर नहीं है, एक बिल्कुल न्यू वे का एरर है। अच्छा जी, जरा देखिए, ये जो है हमारे पास, अ, इसको हम ए बी सी डी से शुरू करेंगे। डी वाले से देखिए सबसे पहले। डी वाला है जी इनकरेक्ट। उसकी रीजन क्या है? देखिए, अगर आप ये बहुत ही ये भी सिंपल सेंटेंस है। पहले एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल हुआ कि विद इन द कॉरिडोर ऑफ ब्यूरोक्रेसी मीडियट्स रेगुलेशंस ऑफन इंपीड्स प्रोग्रेस। अब यहाँ पे बड़ी सारी मिस्टेक्स। यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक पता क्या है कि जो आपकी फ्रेज में ना कॉरिडोर जो है वो मस्ट बी प्लूरल। कॉरिडोर जो है आपका उसको क्या होना चाहिए, उसको प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्वोलेटेड का मतलब टू सम एक्सटेंट कॉम्प्लेक्सिटीज होता है, और कॉम्प्लेक्सिटीज बेटा डेफिनेटली कोई एक चीज की तो कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं, प्लूरल की होती है ना, सादा सी बात है। तो कॉरिडोर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे जो आपका यहाँ पे एरर है वो ये है कि मीडिएट्स के साथ एस का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, और आगे रेगुलेशंस के साथ भी। तो बेटा मीडिएट सिंगुलर आना है, यहाँ पे प्लूरल नहीं आना, ठीक है। अच्छा, और इससे आगे जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली वो इम्पीड्स का भी इस्तेमाल है, वहां पे सिर्फ इम्पीड आना चाहिए, तो वो इम्पीड्स को किया होता है। ये सारे के सारे इसमें एरर्स हैं। अब जरा खुद ढूंढें कि सी वाले में ऐसा कोई एरर है। सी वाले में ब्यूरोक्रेसीज। ब्यूरोक्रेसीज गलत है। ओके, फिर इम्पीड्स भी यूज हुआ है, मीडियंस के साथ भी ऐसे लगाया गया, वही गलती। बी वाले में ऐसा कोई एरर है? कॉरिडोर, ब्यूरोक्रेसीज। वही ब्यूरोक्रेसीज, कॉरिडोर को भी प्लूरल यूज करना था, रेगुलेशंस के साथ ऐसे नहीं लगाया। मीडिएट का मतलब भी होता है मतलब कई सारे। अब कई जब आप उर्दू में भी देखिए तो एक से ज्यादा चीजों को बोलते हैं ना, तो डेफिनेटली रेगुलेशंस आना है, रेगुलेशन नहीं आना, ठीक है। यस यस यस, ए इज करेक्ट जी, क्योंकि यहाँ पे आपका ऐसा कोई एरर नहीं है। विद इन द कॉन्वोलेटेड कॉरिडोर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी मीडिएट रेगुलेशंस ऑफन इंपीड प्रोग्रेस। ओके, समझ आइए जी ये वाले की। यस है। देखिए बेटा, मेरा बेसिक एम यही है, ये सेशन देने का मकसद ये था। मुझे भी पता था कि मैं एक लेक्चर में या दो लेक्चर में आपको अब सब कुछ तो नहीं करवा सकता, लेकिन मेरा बेसिक एम ये है कि आपका जो एक व्यू पॉइंट है ना उसको मैं चेंज कर सकूं। व्यू पॉइंट चेंज करने से मुराद हरगिज ये नहीं है कि आप ये समझे कि शायद बिल्कुल ही आप वो जो बेसिक्स हैं वो छोड़ के अपनी तैयारी करें। व्यू पॉइंट चेंज करने का मकसद ये कि यार बेसिक्स के बाद ना अब एक नया फेज स्टार्ट हो गया है, और वो है एडवांस लेवल। आपको एडवांस लेवल के लिए वो बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर ही आप एडवांस लेवल की तरफ मूव करेंगे ना। फर्स्ट स्टेयर पे पहले पाउंड रखेंगे तो सेकंड स्टेयर पे जाएंगे।
लेकिन अब जो न्यू फेज है वहां पे आपके जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो और तरह के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो व्यू पॉइंट है ना, ये मैं आपका चेंज करना चाह रहा था कि क्योंकि बच्चे अभी भी, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, वो अभी तक वही आर्टिकल्स, वही तमाम चीजें देख रहे हैं, वही 2022 और 23 के जो पेपर्स हैं उसी में फंसे हुए हैं। ठीक है, अभी तक आपने देखा कोई आर्टिकल की मिस्टेक आई हो? नहीं देखा ना इस तरह कोई मिस्टेक। ज्यादातर जो हम देख रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट की मिस्टेक्स देख रहे हैं, ग्रामेटिकल भी है लेकिन कॉन्टेक्स्ट की ज्यादा है। अच्छा, आगे जाके देखिए जी, ये फिफ्थ वाला देखिए। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि डी से आए, डी वाले से। फिर से यहाँ पे बेटा जी सबसे पहला आपका वही काम है कि ये देखें कि सेंटेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, और उसकी रीजन भी यही है क्योंकि यहाँ पे भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हुई है और साथ में उसकी एक फ्रेज यूज कर दी है, एमिड्स्ट द रिलेंटलेस मार्चेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो सिंपल सी ये है कि आपका जो प्लूरल यूज हुआ है ना, मार्चेस, ये बेटा इनकरेक्ट है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर यूज होना है। ठीक है, कि जो रिलेंटलेस का मतलब है कॉन्टिन्यूसली, तो कॉन्टिन्यूसली जो मार्च है टेक्नोलॉजी का, तो इसका जो सही वाली बनेगी, ये बनेगी एमिडिस द रिलेंटलेस मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे जो पहले में मिस्टेक है वो मार्चिस वाली, मैं डी की बात कर रहा हूँ। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एथिकल डायलेमास अराइजिंग फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। उसके बाद आगे डिमांड्स यूज कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक आ गई, डिमांड नहीं, डिमांड्स नहीं, डिमांड आना है यहाँ पे, तो ये मिस्टेक होगी यहाँ पे। अच्छा, सी वाले में देख लेते हैं जी, सी वाले में क्या यूज किया जिन्होंने यहाँ पे मार्च को ठीक किया तो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, आगे जाके देखिए, एथिकल डायलेमास अराइजिंग फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस। ठीक है, और एंड ऑटोमेशंस, और उसके बाद डिमांड थॉटफुल कंसिडरेशंस। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लगता है सी वाला ठीक है? एनी वन ऑफ यू जी जिसको लगता है सी वाला ठीक है? सी नजर नहीं आ रहा। सी नजर नहीं आ रहा, बी अभी तक बी नजर आ रहा है। यार ये डी था, सॉरी, ये डी था, ये सी है। अब देखें तो जरा नीचे पेज में चला गया था। देखिए जी, अब हमारे पास था यहाँ पे ए और बी, यस यस, ए और बी करेक्ट है, ये क्या बात करेगा? इरम शबीर ने कहा कि ए और बी करेक्ट। अच्छा, खैर, अच्छा देखिए जी जरा यहाँ पे, रिलेंटलेस मार्च ऑफ द टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और उसके बाद एथिकल डायलेमास अराइजिंग फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस एंड ऑटोमेशंस, डिमांड थॉटफुल कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें क्या एरर है तो नजर आ रहा है आप लोगों को? चलिए सी को एक दफा छोड़ दें, बी वाले में एरर बता दें मुझे, बी वाले में क्या एरर है? एमिनेट्स द रिलेंटलेस मार्चिस, वही मार्चिस वाला एरर आ गया, और फिर वही आगे जाके उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस एंड सो ऑन व्हाटएवर। अच्छा, फर्स्ट वाले में देखिए जी, फर्स्ट वाले में है कि एमिनेट्स द रिलेंटलेस मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब आपने सिर्फ दोनों में कंसीडर करना है कि ए वाला ठीक होगा या फिर सी वाला ठीक होगा, और दोनों को कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सोचें, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दो। ए करेक्ट है। एक मिनट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन डिमांड थॉटफुल कंसिडरेशन। ठीक है, सी वाला नहीं है जी करेक्ट, ए वाला करेक्ट है। ओके, क्लियर? अब जरा आ जाए जी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है सिक्स वाला। पढ़े जरा सिक्स वाला, नजर आ रहा है ना सिक्स वाला? सबसे पहले डी वाले को देखें, डी वाला जो है वो इनकरेक्ट है। अगर ये इनकरेक्ट है तो क्यों है जी? बेटा बहुत सिंपल सा इसमें फंडा है, और वो ये है कि डी वाले में लिखा हुआ है द इंट्रिकेट, इंट्रिकेट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, और उसके बाद लिखा हुआ है इंटरप्लेस ऑफ जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक, और उसके बाद इसके बिटवीन एक फ्रेज यूज हुई है, ये भी बेसिकली एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें फ्रेज यूज की गई है बेटे, और ये अपोस्टिव फ्रेज यूज की गई है अलोंग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा, शेप एंड इंडिविजुअल हेल्थ आउटकम्स। तो यहां पे पहली बात ये है कि इंटरप्लेस नहीं आना, इंटरप्ले आना है, पहली मिस्टेक तो ये है। ओके, और दूसरी मिस्टेक ये है क्योंकि जेनेटिक्स आया है, तो जेनेटिक्स एंड के, एंड से पहले जेनेटिक्स आया तो एंड के बाद भी प्लूरल ही आएगा, यानी कि एपीजेनेटिक्स आएगा। तो
एंड के बाद यूज किया गया है ओनली एपिजेनेटिक। तो दूसरा मिस्टेक ये हो गया, ठीक है। और डेफिनेटली आपका जो तीसरा मिस्टेक है इसमें वो ये है कि जो हेल्थ की आउटकम है बेटा, वो आउटकम नहीं आएगा, वो आउटकम्स आएगा, यानी कि प्लूरल में आएगा। तो ये एरर्स आ रही हैं। अब जरा देखिए सी वाले को, सी वाले में क्या एरर है बेटा, फिर दोबारा से सी वाले में इंटरप्लेस का इस्तेमाल हुआ, ऐसे ही है, फिर वही एपिजेनिक्स वही। उसके बाद बी वाले को देखें, बी वाले में क्या एरर है, वही इंटरप्लेस, ठीक है, फिर वो आउटकम को उसने साइड लाइन पे कर दिया। और करेक्ट है ए वाला। उसकी रीजन क्या है बेटा, मैं यहां पे ये बता दूं कि द इंट्रिकेट इंटरप्लेस ऑफ जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक्स, ये मिलके एक सिंगुलर यूनिट बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, एक सिंगुलर यूनिट बन, ये देखिए जरा, ये जो है ना दिस वन, ये सिंगुलर है जी। इसमें आपने ये जो एस यूज हो रहा है जेनेटिक्स के साथ और एपिजेनेटिक्स के साथ, उसके ऊपर नहीं जाना। जस्ट ये फर्स्ट वाला पार्ट देख लें, द इंट्रिकेट इंटरप्लेस, यहाँ पे यही आपको बताएगा, ये लास्ट वाला नहीं बताता जी। ये बात याद रखिएगा, जब भी इस तरह की फ्रेज को आपने रिकॉग्नाइज करना हो कि कौन से वाला ये सिंगुलर बनेगा या प्लूरल बनेगा, तो जस्ट आपने ये फर्स्ट वाला पार्ट देखना है, दिस वन, ठीक है। अच्छा इसी लेकिन तरह सिंपल फ्रेज है ना। हाँ जी, ये बेटा नाउन फ्रेज है। अच्छा अब उसके बाद ये आपकी फिर एक फ्रेज यूज हुई है, दिस वन, ये वाली। और फर्दर अगर आप देखते हैं तो अब चूंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर का जो वर्ब आना चाहिए वो ऐसे एस के साथ आना चाहिए। तो ये देखिए शेप्स, शेप्स एंड इंडिविजुअल हेल्थ आउटकम्स। तो ये वाला जो ए वाला है ये आपका ठीक है, बाकी बी सी डी क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी सेवन वाले में, सेवन वाले में सबसे पहले डी वाले को देखें। डी वाले में जी एस यूज हुआ मीरियड्स के साथ, जो कि होना ही नहीं है, वो पहले से ही वो प्लूरल होता है मीरियड्स, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ द मीरियड्स, तो पहली मिस्टेक तो यहां पे यही आ गई, ओके। पहली मिस्टेक क्या आ गई कि भाई ये जो मीरियड्स के साथ एस यूज हुआ है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पे सिर्फ मीरियड आना है। उसके बाद अगर आप देखिए नेक्स्ट, तो डेडिकेटेड टीम, डेडिकेटेड टीम से मुराद ये है कि यार ये जो टीम है ना ये है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन जब वो डेडिकेटेड यूज कर रहा है ना, तो इसका मतलब सारे के सबकी डेडिकेशन, टीम में जितने भी मेंबर्स हैं सबकी, तो यूनिटी है डेडिकेशन के हवाले से। तो फिर अगर यूनिटी है तो कलेक्टिव नाउन के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर आपका दूसरा भी जो दूसरा वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो आर नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा मिस्टेक तो ये हो गया। अब इसी तरह सी में देख लें कोई ऐसी मिस्टेक है, सी वाले में भी वो एस यूज कर दिया मीडिएट्स के साथ, और आगे तो चलो टीम को उसने इज कर दिया, ठीक कर दिया। अच्छा बी वाले में ऐसी कोई मिस्टेक है, बी वाले में रिगार्डलेस ऑफ द मीडिएट चैलेंज, अब चैलेंज लिख दिया जी, कई सारे चैलेंजेस, तो जमा हो गए, चैलेंज को जमा बनाना है तो चैलेंजेस आएगा, और फिर टीम के साथ आर लिख दिया, वहां पे इज आना है। तो इसका मतलब ये है करेक्ट कौन सा हुआ आपका, फर्स्ट वाला, रिगार्डलेस ऑफ द मीडिएट चैलेंजेस द डेडिकेटेड टीम इज डिटर्मिन्ड टू परस्यू देयर एम्बिशियस गोल, ठीक है। और यहां पे भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनिटी फ्रेज से याद रखिएगा, पीछे भी इसी तरह से यूज की गई इन्फिनिटी फ्रेज सेंटेंस को एक्सपेंड करने के लिए। सर, हाँ जी, सर अमूमन यहाँ पर एक मिस्टेक ये भी आती है कि डेडिकेटेड टीम इज है तो परसू के बाद अक्सर इट्स लिख दिया जाता है कहाँ पे करके, परस्यू फर्स्ट के, में। अच्छा जी। हाँ हाँ वो कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए डेडिकेटेड टीम टू परस्यू देयर एम्बिशियस गोल, यहाँ पे देखिए सब में देयर आ रहा है ना, इसमें भी देयर है, इसमें भी देयर है, इसमें भी देयर है, इसमें भी देयर है, ऐसे ही है। तो आप यहाँ पे देयर का ही इस्तेमाल करें, ओके। नहीं, मेरा मतलब है इसका रीजन कि हमने जब वर्ब लगाना है तो वो सिंगुलर हो, और आगे इट्स इसलिए नहीं लगाया कि टीम इटसेल्फ काफी ज्यादा लोगों से मिलकर यस बनती यस है। यस 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 यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो अक्सर यूज होता है जूरी के साथ, वो मैं आगे आगे जाके बताता हूँ आपको। जरा यहाँ पे ना ये जो हमारे पास ये करेक्शन रहेगी ना, इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि मैंने आगे जाके और भी कुछ इस तरह के रूल्स बताने हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए जरा सेवंथ और नेक्स्ट है हमारे पास, ये बिल्कुल उन्होंने ना यहाँ पे आके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इससे पहले उन्होंने हमें स्टेटमेंट दी थी कि भाई ये चार आपको ऑप्शन गिवन है, इन चार में से एक ठीक है, आपने वो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई ये चार ऑप्शन है, ठीक है, और इनमें से आपने क्या करना है कि भाई एक जो है उसमें ग्रामेटिकल एरर है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जरा देखिए ए बी सी को, इसमें किसमें आइडेंटिफाई वो ग्रामेटिकल एरर है जी। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देख लेते हैं जी, ठीक है। फर्स्ट वाला देखिए अगर आप, तो इसमें यूज हुआ है द फिजिस्ट। अब फिजिस्ट प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है, सिंगुलर। सिंगुलर होता है। अच्छा ओके, तो सिंगुलर का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आता है इज आता है,
विधर की वजह से भी पता चल रहा है। ठीक है, तो क्या आता है, आर आता है, इज आता है, ये बताएं। इज। इज आता है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो विद हर है ना यार, ये तो टीम के साथ लगा हुआ है ना, अलॉन्ग विद हर टीम, टीम के लिए हर का इस्तेमाल किया गया है। यस यस यस। ठीक है। अच्छा, यानी कि उसकी टीम, अलॉन्ग विद हर टीम। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर हर इज, की वजह से भी पता चल रहा है ना। हर की वजह से क्या पता चल रहा है। मतलब फिजिकिस्ट है अलोंग विद हर, वो फीमेल फिजिकिस्ट है, ओके यूनिक है। ओके। हाँ वही, यार वही तो कह रहा हूँ ना, फिजिस्ट भी यहाँ पे कोई प्लूरल थोड़ी यूज हुआ है ना, वो सबसे बड़ा जो एक यहाँ पे आपके पास हिंट है वो फिजिस्ट है, हर नहीं है, हर छुपा हुआ हिंट है। ठीक है, हर की वजह से पता जरूर चल रहा है लेकिन वो छुपा हुआ हिंट है, लेकिन जो मेन हिंट है वो द फिजिस्ट है। ठीक है, अब द फिजिस्ट के बाद चूंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज होना है, तो इज कंडक्टिंग ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, तो ये वाला ठीक है। बाकी ये जो दो आपके सामने लिखे हुए ये दोनों गलत है, ये दोनों, यानी कि ये दोनों ठीक है, और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो फर्स्ट वाले में। ठीक है। ओके। अच्छा, ये डी वाला है, ये वाला जी, this one, their commitment to excellence is evident in all that they do। अच्छा, ये तीनों ठीक है, बी भी और सी भी और डी भी ग्रामेटिकल तीनों ठीक है, अब फर्स्ट वाले में आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट चले, सेकंड वाला, अब ये दो दिए हुए हैं बेसिकली, आई थिंक दो या तीन है इसके हवाले थे। सेकंड वाले भी ढूंढे, कोई ऐसा एरर नजर आ रहा है आपको। जी, कौन बताएगा जी। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है बी में एरर है, नीदर द प्रोफेसर नॉर हर स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड देयर असाइनमेंट येट। बेटा इसमें क्या एरर है, कोई भी एरर नहीं है बी में। द फिनोमिना ऑफ द क्वांटम इंटेंगलमेंट बी विल्डर्स इवन सीजन्ड फिजिस्ट, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, कोई भी इसमें एरर नहीं है। बेटा अगर आप देखें ना, सी वाले में, सी वाले में मसला आ रहा है। उन्होंने कहा कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। ठीक है, कमेटी सबसे पहले क्या है, प्लूरल, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको यार, वो कलेक्टिव नाउन। कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन, ऐसे ही है। अच्छा, अब ये तो बता दिया कि भाई कमेटी जो है वो बेसिकली किसके ऊपर कंसिस्ट कर रही है, यहाँ पे आप कंप्राइसिस भी यूज कर सकते हैं, एज सिनोनिम के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि कंप्राइसिंग ऑफ एक्सपर्ट्स, वो तो उसका मतलब यही मुश्तमिल वाला ही होता है, कंप्रोमाइज नहीं, कंप्राइसिस। अच्छा, अब उसके बाद देखिए आगे यूज हुआ है वर्ड डिवाइडेड। तो यहाँ पे ये जो वर्ड डिवाइडेड यूज हुआ है, क्योंकि कोई इख्तलाफ नहीं है कमेटी में जी, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है, उसको डिवाइड किया गया है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना जी। कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन ट्रीट होता है भाई सिंगुलर, जब वो एक सिंगल यूनिट बन के एक्ट कर रहा हो। तो यहां पे आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए था, तो यहां पे वाज यूज होगा, वन यूज नहीं होगा। जी, बात समझ आ रही है किसी बच्चे को या नहीं समझ आई। सिंपल सी बात है, कमेटी आपका कलेक्टिव नाउन है, वो यहाँ पे एज अ सिंगुलर यूनिट का एक्ट कर रहा है, तो जब भी सिंगुलर यूनिट एक्ट करता है तो भाई उसका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे वाज आएगा। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी, हाँ जी पूछो। सर मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि कमिटी है ना, अगर उसमें तो वाज है, और अगर वो जिस तरह डिवाइडेड की बात आ गई है तो उससे पहले उसका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, डिवाइडेड यार देखो सी, वो कोई कोई ना कोई इख्तलाफ होगा ना डेफिनेटली, ऐसे तो नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये लाइक वन नहीं आएगा, यहाँ पे ये वॉज आएगा। ठीक है, ठीक है ना, सर सिंपल ये सी, हो सकता है देखिए कि ना कमिटी वाज डिवाइडेड मेरी बात यूनिवर्सिटी सुन, में। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। कमेटी है ना, एक सिंपल सी बात है, कमेटी है एक कलेक्टिव नाउन, यानी कि वो रेफर कर रहा है एक ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अच्छा, जी जी। अच्छा, सिंपल सी बात है। अच्छा, कमेटी को डिवाइड, ये यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड डिवाइडेड, कमेटी डिवाइड नहीं हुई, उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, पैसिव है या एक्टिव है, पैसिव। पैसिव है, कमेटी डूअर तो नहीं है यहाँ पे। जब फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से हो ना, कि जो जूरी है, जिस तरह उसने
फैसला दिया एक, और उस फैसले में उसकी क्या थी कि 3 जजेस एक साइड पे हो गए, एक जजेस 2 साइड पे हो गए। अब वहां पे किसी ने उनको नहीं किया, बात समझ रहे हैं, किसी ने उनको जी डिवाइड नहीं किया। वो खुद ब खुद अपनी बिहाफ के ऊपर, या जिस तरह टीम के अंदर आप जब बात करते हैं तो सेम इसी तरह से नहीं कि जब टीम में खुद एक इख्तलाफ आ जाता है, उस बेस के ऊपर जो चीज होती है उसको आप पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस में यूज हो तो वहां पे वो एज अ सिंगल यूनिट ही ट्रीट होगा, याद रखने की वाली बात। ठीक है। जी सर, ठीक है। जिस तरह आप कहती हैं यार, देखिए फैमिली भी तो एक इसी तरह से कलेक्टिव नाउन ही होता है ना, फैमिलीज प्लान्स। ठीक है। अ, तो आप यहाँ पे अगर यूज करते हैं आर स्टिल अनडिसाइडेड, तो ये सिंपल सी बात है कि सर यार यहाँ अगर पे। ये हम हाँ कहते हैं कि हाँ। अपने ओपिनियन में डिवाइडेड है तो फिर यहाँ पर वॉज आ सकता था। हाँ वही 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 कह रहा हूँ बिल्कुल, कि अगर वो यानी कि सिंपल सी बात है, उनकी इख्तलाफ जो है वो डेफिनेटली उनकी अपनी वजह से होगा ना। अगर कोई बाहर से आगे कर देता है यार, इसको इस तरफ कर दो, इसको एक तरफ कर दो, जिस तरह पैसिव में इसी तरह से होता है कि बाय जो होता है करने वाला कोई और होता है, और जो एक्शन रिसीव करता है वो बेसिकली, यानी कि जो पैसिव होता है वो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे कमेटी है, सिंपल सी बात है। ओके। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ओके देखिए सर। जी, आगे आगे देखिए जरा, ये यहाँ पे बेसिकली मिस्टेक थी, बाकी ये तीनों ठीक है जी। ये ओके हो गया जी। अच्छा जी। अब जरा ना, ये तो बातें हमने कर ली ओवरऑल। अब मैं आपको ना कुछ चीजें बताऊंगा। अ, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं डेफिनेटली उन्होंने तो पहले ये चीजें पढ़ी होंगी, उनका ये रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि बेटा देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके पास बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है। जिस तरह मिसाल के तौर पे कलेक्टिव नाउन, आपको पता हो मटीरियल नाउन के साथ यार सम टाइम जो है वो आर्टिकल यूज नहीं होता। ठीक है। फिर इसके साथ साथ आपको पता हो कि यार अगर इन्फिनेटिव आ जाता है, तो इन्फिनेटिव को अगर आपने एक्टिव से पैसिव में लेके जाना है तो वो किस तरह से लेके जाना है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो ये सब के सब क्लासिकल ग्रामर के एग्जाम्पल्स हैं। आपने अभी जो चीजें देखी है ना, वो क्लासिकल ग्रामर से हट की चीजें हैं। अगर क्लासिकल ग्रामर का अभी आपको 1-2 क्वेश्चन मिले तो वो सिर्फ 2 क्वेश्चन मिले। बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन मिले हैं ना आपको, वो कौन से मिले हैं, वो एडवांस ग्रामर के क्वेश्चन मिले। ठीक है। अब सर आपने इन चीजों को समझना है। हमारे पास ना, मैं अक्सर अपने बच्चों को एक ये यूट्यूब के ऊपर ना ये पूरा मेरा लेक्चर अवेलेबल है एडवर्बियल फ्रेज के ऊपर। ठीक है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूंगा, तो आपने उसमें से कोई ना कोई ढूंढना है कि यार इसमें कोई एरर है या आपको लगता है कि यार ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए जी, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। ही स्लैप्ड हिम। ठीक है। अब देखिए बहुत सादा सी बात है, इससे भी पहले जी पहले ऊपर आ जाए। ओल्ड मैन इज वॉकिंग। ग्रेट अटेंशन ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। अच्छा इसमें क्या है, सेंटेंस पढ़े, क्या आपको लगता है इसमें क्या है। नहीं जी, मैंने कहा ऑन द रोड, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, ये भी बिल्कुल सही यूज हुआ है। ढूंढे जी। अच्छा प्रेपोजिशन वगैरह का कोई एरर नहीं है इसमें, किसी किस्म का इस तरह का कोई एरर नहीं है। प्रेपोजिशन वगैरह का कोई एरर नहीं है इसमें। नहीं ग्रेट सही लिखा तो हुआ है, ग्रेट भी ठीक लिखा हुआ है। सर ऑन द विद, रोड पहले आएगा, विद ग्रेट अटेंशन बाद में आएगा। दैट्स द पॉइंट जी। अब देखिए आपको तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा था, किसी किस्म का कोई बच्चा कह रहा था कि इसमें जो एरर है वो प्रेपोजिशन का एरर है, कोई कह रहा है स्पेलिंग का एरर है। ऐसा नहीं था जी, कोई स्पेलिंग का एरर नहीं था, कोई प्रेपोजिशन का एरर नहीं था। एरर था बेसिकली सीक्वेंस का। ठीक है। और इन ऐसे एरर्स को हम सेमेंटिक एरर्स भी बोलते हैं ग्रामर में। ठीक है। अब यहाँ पे मसला पता क्या था, मसला ये था कि भाई
आपका जो सेंटेंस था ना वो सिर्फ इतना ही था, द ओल्ड मैन इज वॉकिंग। इसके आगे ये जो तीन आपने यूज की हैं, विद ग्रेट अटेंशन, ऑन द रोड, इन द मॉर्निंग, ये आपने एडवर्बियल फ्रेजेस यूज की हैं बेसिकली। और एडवर्बियल फ्रेज को यूज करने का एक सीक्वेंस है, बेसिकली दो सीक्वेंस है, ठीक है। और उन दोनों सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एफपीएससी की तरफ से आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इस दफा आपको एमपीटी में इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी, कोई ना एक दो क्वेश्चंस तो लाजमी आएंगे। ठीक है। अच्छा, जरा एक एक मैं इसका इसका बताता हूं कि यहाँ पे क्या ठीक आना था। यहाँ पे बताइए, इसका भी देख लेता हूं। इन द अब्सेंस ऑफ हिज मदर, विद अ ग्रेट फोर्स, ठीक है, एट होम। यहाँ पे क्या मसला है? कोई मसला नजर आ रहा है इस पे? विद द ग्रेट फोर्स पहले आएगा। अब सुनिए जी, एट में बाद में। अब जरा बात सुनिए। ओके जी, ओके ओके बच्चों, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट नया हो सकता है, लेकिन एक दफा सुन लीजिए। बेसिकली ना दो तरह का कॉन्सेप्ट है, एमपीटी, ये तो एक ये वाला जो आपका एग्जाम है, ठीक है, पीएमटी। ये सिंपल सी बात है, एमपीटी और पीएमटी। एम से मुराद है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, पी से मुराद है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, टी से मुराद है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। और सेम दूसरी साइड पे भी वही एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ एम, और एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम जी। अब बेसिकली कहां पे पीएमटी यूज होना है और कहां पे एमपीटी यूज होना है, ये आपने समझना है, ये आपका काम है। देखिए, अगर तो सेंटेंस इस तरह से गिवन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है उसका, जिस तरह आप देखिए, द ओल्ड मैन क्या था? ओल्ड मैन क्या था जी? सब्जेक्ट था, और ये सारा का सारा उसका वर्ब था। ऐसी था ना जी? ठीक है, द ओल्ड मैन इज वॉकिंग, कहां पे वॉक कर रहा है? नहीं लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये तीन चीजें हमने ऐड की। जब भी इस तरह से आएगा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिर्फ इतना ही गिवन होगा, ठीक है, आपने आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा, उसको ब्रेक कर लीजिएगा, जिस तरह यहां पे मैंने ब्रेक कर दिया आपके सामने। ठीक है, द ओल्ड मैन इज वॉकिंग, अगर उसकी ऑब्जेक्ट वाली जो प्लेस होगी वो खाली होगी, तो बेटा वहां पे जो सीक्वेंस यूज होना है ना, वो है पी एम टी। ये सीक्वेंस यूज होना है वहां पे। वहां पे सीक्वेंस यूज होना है जी पीएमटी का। ओके। अब पीएमटी से क्या मुराद है? पी से मुराद है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट कर रही थी भाई ये ऑन द रोड वाली। तो इसका मतलब ये है कि भाई दिस वन यहां पे पहले आ जाए। अच्छा, एम से मुराद क्या है? एम से मुराद है एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर, तो विद ग्रेट फोर्स। उसके बाद टी से मुराद क्या है? इन द मॉर्निंग, यानी कि एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। तो अब ये सीक्वेंस क्या हो गया आपका? बिल्कुल ठीक हो गया है। नाउ योर सेंटेंस इज करेक्ट। इसी तरह से सेम, जब आप यहां पे देखेंगे, तो यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, शी स्लैप्ड हिम। तो जब इस तरह से आ जाएगा, तो भाई वहां पे सबसे पहले आपने सीक्वेंस यूज करना है एमपीटी का। एमपीटी का सीक्वेंस कौन सा है? एम से मुराद क्या है जी? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। पी से मुराद क्या है? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। टी से मुराद क्या है? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी यहां पे मिस्टेक यही थी कि भाई पहले आपका मैनर आना था, फिर आपका आपकी प्लेस आनी थी, और फिर आपका टाइम आना था। तो यहां पे मैनर कौन सा है? ये वाला, विद अ ग्रेट फोर्स, दिस इज योर मैनर। इसने पहले आना था, देखिए ये पहले आ गया। उसके बाद इन द अब्सेंस ऑफ हिज मदर, ये टाइम था ना, ये बेसिकली टाइम के बारे में बताया जा रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ हिज मदर।
टाइम है ना बच्चों? एक सेकंड जी। अच्छा, इन द अब्सेंस ऑफ हिज मदर क्या है? टाइम है। तो टाइम ने कहाँ पे आना है? मैनर के बाद आना, सॉरी, प्लेस के बाद आना है, MPT। ठीक है बेटा। तो विद अ ग्रेट फोर्स एट होम इन द अब्सेंस ऑफ हिज मदर। अब भूलेगा तो नहीं ये जी? 2 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन तो, 2-3 दिन में ये भूलेगा तो नहीं? जी, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से बता दूंगा प्लीज, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखनी माइंड में। हाँ जी, समझ आया? आफिया। अच्छा, बात सुनिए जी, एक एक चीज और बेटा। हमारी ये जो मीटिंग है ये एंड होने वाली है, दोबारा से आपने लिंक ज्वाइन करना है। ठीक है, जो पीछे बाकी जो चीजें रह गई हैं वो हम नेक्स्ट, जो आपकी दोबारा से मीटिंग स्टार्ट होगी वहां उसमें हम करेंगे। ठीक है, ओके। तो इस चीज की समझ आ जानी चाहिए आपको। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से डैंगलिंग मॉडिफायर का एरर कैसे आता है। ठीक है। और जहां तक अच्छा बेटा, हम कल की क्लास में ना, आज हम इंग्लिश का जितना हो सकेगा ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। कल की क्लास में हम इंशाल्लाह जो है मैथ्स को देखेंगे। और एक बात और जी, बेटा देखें, फ्यू आ फ्यू ना फ्यू क्या फर्क है? आप नेट पे भी लिखेंगे ना, वो भी आपको निकाल के दे देगा। ठीक है। इसके अलावा लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल, ये तमाम चीजें आप वहां से देख सकते हैं। ये बड़ी पुरानी चीजें होंगी हैं, ये बड़ी ट्रेडिशनल चीजें होंगी हैं। ठीक है। और इस तरह के आपने देखा 2024 में स्पेशली इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं फॉलो हुआ। ओके। तो इन चीजों से ये आप, अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, ये आप गूगल से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीजें बताने वाली हैं बेटा, एक तो ये सीक्वेंस है, जिस तरह हमने पीछे देखा, पीछे भी जो क्वेश्चन हमने कुछ किए उसमें भी एक सीक्वेंस इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक सीक्वेंस देखा, एमपीटी का और पीएमटी का। एक फिर एरर आता है डैंगलिंग मॉडिफायर का। ठीक है। और डैंगलिंग मॉडिफायर का एरर ऐसा है कि जब भी आप डैंगलिंग मॉडिफायर का एरर करते हैं तो आपके सेंटेंस की सेंस ही बदल जाती है सारी की सारी। ठीक है। लिखिए जरा जी, डैंगलिंग मॉडिफायर का एरर। अब देखने में क्या आपको ये सेंटेंस ठीक लग रहा है? जी, क्या देखने में ये सेंटेंस आपको ठीक लग रहा है, ये जो डैंगलिंग मॉडिफायर? पढ़ के देखें, आपको सही लगेगा। वेयरिंग जींस एंड शर्ट, लाइन वाज कॉट, तो ठीक ही लग रहा है, कोई इसमें ऐसा सच मिस्टेक नजर नहीं आ रही। या आ रही है मिस्टेक नजर? जी, बेटा कोई मिस्टेक नजर आ रही है इसमें? कोई भी बच्चा हो जो मुझे बताना चाहे कि इसमें सर ये वाली मिस्टेक आ रही है। सर मिस्टेक किस टाइप की हो सकती है? किसी को भी कोई नजर नहीं आ रही? अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ। अब जरा सुनिएगा, इसका नाउन मिसिंग है जी। देखिए सादा सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। कभी आपने देखा है कि किसी शेर ने कोई जीन्स शर्ट पहनी हो और जीन्स शर्ट पहन के वो पकड़ा गया हो? जीन्स शर्ट कौन पहनता है? ह्यूमन पहनता है ना। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो एरर है, ये इस तरह का जो भी एरर होता है जहां पे जो गिवन नाउन है, जिसको आपकी फ्रेज, ये बेसिकली ये चीज भी देख लें, जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा हुआ उनके ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज है, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज भी बोलते हैं। पार्टिसिपल से मुराद ये होती है कि भाई एक वर्ब जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का फंक्शन भी प्ले करता है, यानी कि वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का रोल भी प्ले करेगा वो जी। तो वेयरिंग जीन्स एंड शर्ट, ये इसने किसी ना क्योंकि ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, तो इसने किसी ना किसी नाउन को तो क्वालिफाई करना ही है।
तो जो भी इसके साथ नाउन लिखा होगा ये उसको क्वालिफाई करेगी जी। अब इसके साथ जो नाउन लिखा हुआ है वो लाइन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बन रहा है कि भाई लाइन ने जीन्स एंड शर्ट पहनी हुई थी और पहने हुए वो पकड़ा गया, तो लाइन तो नहीं पहन सकता जी, ये तो इलॉजिकल बात है, ये तो मिसलीडिंग बात है। तो फिर हम कैसे इसको ठीक करेंगे? हम कहेंगे जी कि वेयरिंग जीन्स एंड शर्ट ही फॉर द लाइन, उसने लाइन को पकड़ा जी, जीन्स एंड शर्ट पहने हुए उसने लाइन को पकड़ लिया। अब ही ने जीन्स एंड शर्ट पहनी थी जिसने लाइन को पकड़ा। अब ये ठीक हुआ है। तो बेटा डैंगलिंग मॉडिफायर का एरर ये होता है, और ये बात आपको मैं बता दूं कि डैंगलिंग मॉडिफायर का एरर सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिवल फ्रेजेस में ही आता है। और एडजेक्टिवल फ्रेजेस आपकी तीन तरह की होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये एरर भी इसी में आता है। ठीक है, और ये एरर बेसिकली होता क्या है कि ये जो आपकी फ्रेजेस होती हैं जिनको मैं एडजेक्टिवल फ्रेज को कह रहा हूं, ठीक है, ये बेटा जो जिस नाउन को एक्चुअली इनको फॉलो करना चाहिए वो नाउन या तो मिसप्लेस हो जाता है, या वो नाउन प्लेस्ड अवे हो जाता है, या वो नाउन मिसिंग होता है कंप्लीटली, तो जिसकी वजह से ये एरर अकर होता है। अब यहां पे आप देख लें, मिसिंग था नाउन आपका, लाइन इस फ्रेज का नाउन था ही नहीं, लाइन जो था, लाइन इस फ्रेज का नाउन था ही नहीं, इस फ्रेज का जो नाउन था वो मिसिंग था, तो हमने उस नाउन को पुट किया। ठीक है, अच्छा, एक मैं आपके सामने सेंटेंस और लिखता हूं, मुझे बताइएगा इसमें क्या मसला है। देखिए जरा, ये वाले में क्या मसला है जी, ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस है, क्या मसला है इसमें, कहां पे एरर आ रहा है जी? कोई बच्चा मुझे बता सकता है जी कि इसमें यहां पे एरर आ रहा है जी? फिर यहाँ पर भी नाउन मिसिंग है। यस, यहां पर भी क्या है, नाउन मिसिंग है जी, क्योंकि होपिंग टू अर्न अ प्रमोशन। अब ये जो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल या एडजेक्टिवल फ्रेज है, ये किस नाउन को क्वालिफाई कर रही है? द प्रोजेक्ट को। और द प्रोजेक्ट से मतलब क्या सेंस बन रही है, इसका सेंस ये बन रहा है कि भाई होप की प्रमोशन को अर्न करने की, किसने होप की? द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ने, नहीं जी, होप प्रोजेक्ट की कोई होप नहीं होती जी, इंसान होप करते हैं। तो इसका मतलब ये था कि यहां पे ही शी या कुछ भी इस तरह का आना था, या किसी को कोई नाम आ जाना था। ठीक है, तो फिर जाके ये आपका जो सेंटेंस था ये लॉजिकल बनना था। यानी कि अगर हम यहां पे लिखते शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, ठीक है, यहां पे जस्ट ये आना था बेटा, वो वैसे ही रहनी थी, होपिंग टू अर्न अ प्रमोशन ये ऐसी रहनी थी, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, यहां पे ये ऐसे आ जाना है, होपिंग टू अर्न अ प्रमोशन। ठीक है, तो ये सेकंड वाला ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है। ओके, क्लियर है? यहां तक बात समझ आई है? यस सर। अच्छा, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आई हो जी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी अभी तक हमने चीजों को देखा है। ठीक है, अच्छा, ये तो बेसिकली बहुत सादा सी बात थी कि ये एक डैंगलिंग मॉडिफायर का एरर है, और ये इसकी फॉर्चुनेट बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपल फ्रेजेस में, यानी कि सिर्फ एडजेक्टिवल फ्रेजेस में आता है। बेटा एडजेक्टिवल फ्रेज कोई और चीज नहीं है, मैं पार्टिसिपल फ्रेज जब बोलता हूं तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज ही है बेसिकली। तो डैंगलिंग मॉडिफायर एरर इन्हीं में आता है, इनसे बाहर नहीं आता। आप कहें कि डैंगलिंग मॉडिफायर इन्फिनिटी फ्रेज में आ जाएगा, नहीं, वहां नहीं आएगा। नाउन फ्रेज में आ जाएगा, वहां पे भी नहीं आएगा। जेरेंडियल फ्रेज में आ जाएगा जी, वहां पे भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यहां तक आएगा। अच्छा, एक ना और एरर आता है जो कि मोस्टली बच्चे ना उसको अमेलगामेट कर जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था अपनी क्लासेस में, मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। अब इसमें क्या मसला है?
जी शहरियार, क्या मसला है इसमें? सर ये टू प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन नाउन से पहले आता है और सी वर्ब है। अच्छा, तो फिर वो इंफिनिटिव के साथ जो हम कहते वो हैं यार। जेरेंट बनाना पड़ेगा इसे। यस, दैट्स द पॉइंट। देखिए यहाँ पे बेसिकली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, ये गलत था जी, क्योंकि फॉरवर्ड जो है उसके साथ ऑलरेडी टू जुड़ गया है। अब टू एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, और टू के बाद बेसिकली क्या यूज होना है, एक नाउन यूज होना है, अदरवाइज टू जो है वो क्या बन जाएगा, वो एक एडवर्ब बन जाएगा जी। अब चूंकि सी यूज हो रहा है, सी एक वर्ब है, तो हम सी को पार्टिसिपल नहीं बना सकते। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जेरेंड बना देंगे। तो फिर ये क्या बन जाएगा जी, सीइंग। तो आई जेरेंड बनाने का तरीका क्या है, आईएनजी इस्तेमाल कर देते हैं वहां पे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। तो यहाँ पे सीइंग यू जो है ना, वो जेरेंडियल फ्रेज है, ये वाली जो है ना, ये जेरेंडियल फ्रेज है। और जेरेंडियल फ्रेज भी कौन सा फंक्शन प्ले करती है जी, शहरियार, कौन सा फंक्शन प्ले करती है जेरेंडियल फ्रेज? नाउन का। नाउन का। नाउन फ्रेज का। दैट्स द पॉइंट जी, कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। तो यहाँ पे टू के बाद जो यूज हुई है वो है सीइंग यू, जो कि एक जेरेंडियल फ्रेज है। ठीक है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। और ये सारे के सारे एरर्स जो हैं ये कोई इस तरह के एरर्स नहीं है जो आपने ट्रेडिशनली पढ़े हुए हैं। आपने ट्रेडिशनली पढ़े हैं यार, कहीं पे उसने इस तरह से लिख दिया कि रावी इज अ वाइड रिवर, तो वहां पे जी रावी के साथ दा आना था, क्योंकि रिवर्स के नाम के साथ दा आता है। तो ये चीजें ना, वो पहले आती थी, और 2022 में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2023 में भी टू सम एक्सटेंट इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन 2024 में आपका पूरा का पूरा उन्होंने जो एक ट्रेंड है वो चेंज कर दिया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। और मुझे ये लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि इस दफा वाला, यानी कि इस दफा वाला इसी तरह से 24 वाले ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, और उसमें वो नई ट्रिक्स ऐड करेंगे, जिस तरह ये मैंने आपको सिखाई है, एमपीटी वाली, डैंगलिंग मॉडिफायर कैरेट वाली। क्योंकि उनके सिलेबस में बताया हुआ है कि भाई आपने जो चीजों को देखना है जहां से प्रिपरेशन करनी है, तो वो आपने पास पेपर्स को भी देखना है, जो आपके सीएसएस के पास पेपर्स हैं। बेसिकली एमपीटी के तो 3 हुए हैं ना अभी तक, तो इससे पहले जो सीएसएस के पास पेपर है उसमें जो करेक्शन आई है, तो उनमें जो ज्यादातर करेक्शन आती है ना, वो बेसिकली इन्हीं चीजों को रिलेटेड आती है। हाँ, उसमें कुछ आ जाता है इधर और इधर नॉर वाला, लेकिन वो तो अब आप लोगों ने इतना यूट्यूब से भी बहुत उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं यार, बड़ी पड़ी हैं यूट्यूब की, लेकिन ये तमाम इन चीजों की नहीं पड़ी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी ने कोई सवाल करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं जी। आप अपनी तैयारी करें अगर कहीं से भी, क्योंकि डेफिनेटली एक ही क्लास में सब कुछ तो नहीं कवर हो सकता, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो मुझे लगता था कि ये चीजें हैं करवाने वाली, तो वो मैंने बताई हैं यहाँ पे। कुछ हमने करेक्शन भी की है, और मैंने बेसिकली क्लास का मकसद सिर्फ ये था कि आपका जो एक ओपिनियन है रिलेटेड टू एमपीटी, या जो आपकी एक अप्रोच है रिलेटेड टू एमपीटी, स्पेशली इंग्लिश को लेकर, उसको चेंज करना जी। हम कल की क्लास में मैथ्स करेंगे जी। ठीक है, और कल की क्लास भी इसी तरह से हमारी कोई 2 आवर्स तक जाएगी। अगर यस यस, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं पहले बात कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, कल की क्लास भी हम लाइक मैथ्स के ऊपर करेंगे जी कल की क्लास। आप में से कोई भी बच्चा, अगर किसी कोई फ्रेंड है, कोई भी क्लास लेना चाहे, तो आप ये जो लिंक है हमारा वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। ओके। इसकी जो रिकॉर्डिंग है इस क्लास की, वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी। यूट्यूब के ऊपर आपने जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और वहां से जाके अगर आपने किसी के साथ शेयर करनी है, किसी ने देखना है, तो वो वॉच कर सकता है जी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आपकी जो अप्रोच है वो चेंज हो। क्योंकि पिछली दफा भी मैंने ये चीजों को, बच्चों को देखा है, बीइंग एन एक्सपीरियंस टीचर, कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों का एक ही माइंडसेट है, और वो आज भी उन्हीं जो तैयारी कर रहे हैं वही ट्रेडिशनली, आप उनकी बुक आप ले लेते हैं, वर्ल्ड टाइम की बुक ले ली आपने, और वहां से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो वर्ल्ड टाइम की बुक में डेफिनेटली उन्होंने वही आर्टिकल बताए होते हैं, वही इधर और कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे फ्यू दा फ्यू फ्यू यूज करना है, वो तो डेफिनेटली अब बचपन से करते आ रहे हैं, वो क्लासिकल ग्रामर का पार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये क्लास रखने का भी मकसद ये था कि आप एडवांस ग्रामर को और उसकी इंपॉर्टेंस को देखें जी। यस बेटा, देखिए कल की क्लास का जो लिंक है, जिस तरह आज की क्लास का जो बच्चे नए हैं उनको लिंक मिला है, तो ये कोऑर्डिनेटर का नंबर है, ये ऊपर देखें जी, ये दिया हुआ ऑलरेडी। कोऑर्डिनेटर का नंबर है यहाँ पे 0309537055 वाला। तो यहाँ से आप उनसे रब्ता कर सकती हैं। ठीक है, और वो आपको लिंक शेयर कर देंगे। अच्छा, जहां तक रही बात ये लास्ट वाला बेटा, तो ये ना टू जो है यहाँ पे, टू प्रेपोजिशन है जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड है फॉरवर्ड के साथ, तो फॉरवर्ड टू है। अब चूंकि यहाँ पे अगर आपने टू के बाद कोई नाउन नहीं लिखेंगे ना, तो टू एडवर्ब बन जाएगा।
प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन नहीं आता तो एडवर्ब बन जाता है। तो हमने देखा कि आगे सिर्फ सी था, ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, हमने उस वर्ब को जेरंड में चेंज कर दिया। अब उसके बाद भी एक वर्ड था यू, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि सीइंग यू एक जेरेंडियल फ्रेज बन गई, और जेरेंडियल फ्रेज जेरंड से स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बिंग आपने यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, बिकॉज ये तमाम जो बच्चे ग्रामर करते हैं मुझसे, जो बच्चे शहरियार, ये तमाम चीजें करवाई हुई ना मैंने, लैंग्वेजिंग मॉडिफायर, जी सर, तभी एडवर्बियल पता फ्रेज, चली है। ठीक है, जेरेंडियल फ्रेज, उसके बाद जो क्लॉजेस वाला हमारा चैप्टर चल रहा है। तो खैर ये मैं तमाम चीजें जी एडवांस जो आपकी जो ग्रामर है वो भी, और क्लासिकल ग्रामर भी हम इसमें कवर करते हैं जो हमारा रेगुलर सेशन होता है जी, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होगी, और कल की क्लास जो है हमारी वो मैथ्स के ऊपर होगी जी, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान।